गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही एक और ड्रग्स को लेके आए हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ये कौन से ग्रुप में आती है? जैसे हमने क्लासिफिकेशन के अंदर बताया था हमने, ये आते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग में। मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग ड्रग्स के अंदर आते हैं। देखिए, अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात करेंगे इस सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके डोज, इसके रूट और इसके साइड इफेक्ट, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस क्लास के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होता क्या है? ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है। किसका? इट इज सिंथेटिक कंपाउंड synthetic compound of क्रोमोन। क्रोमोन का ये सिंथेटिक कंपाउंड है। जो ये क्रोमोन से ये डेरिवेटिव्स, जो क्रोमोन है इसका डेरिवेटिव होता है, क्या होता है? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो जो इंफ्लेमेटरी सेल्स होती हैं, इंफ्लेमेटरी सेल्स होती हैं, उनको क्या करता है? उनके जो डीग्रेनुलेशन, उसको इनहिबिट करता है। ठीक है क्लास? क्या करता है? इंफ्लेमेटरी जो सेल्स होती हैं, जो मास्ट सेल्स होते हैं, या इंफ्लेमेटरी सेल्स या फिर मास्ट सेल्स बोल सकते हैं, मास्ट सेल्स। ये मास्ट सेल्स होते हैं क्या है? इंफ्लेमेटरी सेल्स होते हैं जो ब्रोंकियल्स के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर जो इंफ्लेमेटरी मास्ट सेल्स होती हैं, इंफ्लेमेटरी सेल्स होती हैं, उनके डीग्रेनुलेशन, उनके बढ़ने की क्रम को क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं। इससे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस थोड़ी सी कम हो जाती है। इसका एक प्रोसेस, एक काम और होता है इस सोडियम क्रोमोग्लाइकेट का। ये क्या करती है? जो हिस्टामिन्स रिलीज होते हैं अस्थमा के कंडीशन के अंदर, अस्थमा के कंडीशन के अंदर ब्रोंकियल के द्वारा हिस्टामिन्स रिलीज होते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, मीडिएटर्स बोल सकते हैं, मीडिएटर्स ये रिलीज होते हैं। इनको वो क्या करती है? रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है, रिस्ट्रिक्ट करती है इनको भी, हिस्टामिन्स रिलीज होने से भी रोकती है। दूसरा काम, ये जो डीग्रेनुलेशन होते हैं इस सेल्स के बढ़ने के क्रम को भी रोकती है, इसको कम करती है। इस तरीके से ये क्या करती है? एक शेड्यूल के हिसाब से ये इन्फ्लामेशन को कम कर देती है। इन्फ्लामेशन की धीरे धीरे प्रोसेस जो होती है इन्फ्लामेशन की, वो इन्फ्लामेशन की ये प्रोसेस कम कर देती है। इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस वो क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है। इसके रेगुलर, अपने रेगुलर ट्रीटमेंट के हिसाब से, जैसे रेगुलर अगर इसकी थेरेपी चल रही है तो लॉन्ग टर्म थेरेपी सोडियम क्रोमोग्लाइकेट का अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी चल रही है तो ये दूसरे सेल्स के भी क्या है? इन्फ्लेमेशन की सेलुलर जो प्रोसेस होती है, इन्फ्लेमेशन की सेलुलर प्रोसेस होती है, उसको भी क्या कर देती है? ये कम कर देती है। तो लॉन्ग टाइम इसको नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होती है ये हमारे बॉडी के अंदर एक इनहिबिटरी का काम करते हैं, ये हमारे प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सीधा सिंपल सा है, मैंने अभी भी इंफॉर्मेशन में बताया था, इंफॉर्मेशन के अंदर मैंने बता दिया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, कि ये रिस्ट्रिक्ट करती है, रिस्ट्रिक्ट द इंफ्लेमेटरी प्रोसेस, इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स बोल सकते हैं, मीडिएटर्स लाइक हिस्टामिन्स। ठीक है?
इन सब को क्या कर देती है, ये इनहिबिट कर देती है या फिर इसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, इसके प्रोसेस को, बनने की प्रोसेस को ही खत्म कर देती है। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट का, कि ये इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस को कम कर देती है। अब हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक हमने आपको क्लास के अंदर बताया था फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है। तो फार्माकोकाइनेटिक के बारे में जान जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक, तो फार्माकोकाइनेटिक में हम क्या पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर जो ये सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ये क्या होती है, ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती है, मतलब इसका एब्जॉर्प्शन होता है ओरली एब्जॉर्प्शन वेरी लेस, बहुत कम होता है। ओरली एब्जॉर्प्शन इसका होता ही नहीं है। इस कारण से क्यों, क्या कारण होता है, क्योंकि ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर ये सोल्यूबल होता है, तो एक्वस सोल्यूबल की वजह से ये क्या करते हैं, ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ इन ओरल, तो इसलिए इसका क्या देते हैं, इनहेलेशन देते हैं। इनहेलेशन की प्रोसेस में इसको दिया जाता है, इनहेलेशन बाय द नेजल स्प्रे, बाय द inhalers, by the और आई ड्रॉप्स, आई इन्फेक्शंस के अंदर भी समटाइम्स इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इसके तीन प्रोसेस में आ जाते हैं। इनहेलर्स हो सकते हैं, नेजल स्प्रे, नेजल स्प्रे के थ्रू, ठीक है, और आई ड्रॉप्स के थ्रू। तो ये तीन प्रोसेस में इसको दे सकते हैं इसको, ठीक है। इसका क्या होता है, ओरल एब्जॉर्प्शन लेस होता है, कम होता है, इस कारण से इसको इनहेलेशन के रूप में देते हैं, साथ में इसकी डोज की हम बात करें, क्योंकि ये अगर ओरल हम नहीं देंगे तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर बहुत लेस कम जाएगा, तो इसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत कम होती है। टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, साइड इफेक्ट की बात करेंगे हम जब, तो इसकी साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, टॉक्सिसिटी लेस होती है इस कारण से, और ये सर्कुलेशन के अंदर कम जाता है, और इनहेलेशन के थ्रू ये हमारे ब्रोंकियल और जो ब्रोंकियल्स वहां पर जो सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होती है, उनको क्या करते हैं, वो इनहिबिट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके जो मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो अनचेंज फॉर्म में होता है, अनचेंज फॉर्म के अंदर ही मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और ये अनचेंज फॉर्म के अंदर ही एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लगभग सारा जो अनचेंज फॉर्म के अंदर ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, थ्रू यूरिन एक्सक्रीट आउट, ठीक है। ये इसके कुछ जो फार्माकोकाइनेटिक था, ये हमने कुछ डिस्कशन किया है। अब हम बात करते हैं इसके मेन डोज के बारे में, ठीक है क्लास। तो हम डोज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो डोज इसका क्या होता है, तीन प्रोसेस में देते हैं, मैंने बात की थी तीन प्रोसेस की। फर्स्ट है इनहलेशन, दूसरा हमने बताया नेजल स्प्रे, तीसरे हमने बात की थी आई ड्रॉप्स, ठीक है। ये तीन प्रोसेस के थ्रू देते हैं। इसकी डोज क्या होती है, इसकी जो इनहेलेशन के रूप में होती है 1 mg देना होता है, 1 ग्राम 1 mg, सॉरी 1 ग्राम 1 ग्राम क्या देना होता है इसका, सॉरी 1 mg ही है, 1 mg इसको 1 mg देना होता है दो पफ के अंदर, दो पफ में 1 mg देना होता है, और ये दिन में 4 बार देना होता है, ठीक है, दिन में 4 बार। टेट्रा क्यू डीएस,
QDS देना होता है, दिन में 4 बार देना होता है, इसको QDS बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेजल स्प्रे की। नेजल स्प्रे इसका 2%, इसका 2%, हम बात करते हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट का, इसका 2% हम इसको भी हम क्या करते हैं, दिन में 4 बार नेजल स्प्रे के थ्रू देते हैं, नेजल स्प्रे के थ्रू। ठीक है, आई ड्रॉप्स की बात करें तो आई ड्रॉप्स का भी है 2% भी देते हैं, इसका 2% देंगे, और इसको भी दिन में 4 बार 1-1 ड्रॉप्स करके, एक एक ड्रॉप 1 ड्रॉप दोनों आईज के अंदर एक एक ड्रॉप करके डाल देते हैं। तो ये आईज इन्फेक्शन के अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको आई ड्रॉप्स में भी देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट के बारे में। देखिए, इसका साइड इफेक्ट है, सिस्टमिक रूप से इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। लेस होता है, क्यों लेस होता है, मैंने बात बताया, क्योंकि ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर बहुत कम जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर अगर कम जाएगा तो इसका जो टॉक्सिसिटी है, इसका जो लेवल बढ़ने का है वो कम होता है। तो लेस सिस्टमिक सर्कुलेशन सो नो टॉक्सिसिटी। ठीक है क्लास, तो इसका बहुत कम टॉक्सिसिटी होता है, लेकिन फिर भी हम बात करें अगर इसकी साइड इफेक्ट की कुछ, तो क्या होंगे, जैसे ब्रोंकियल स्पाज्म। इसका सिंपल अगर नॉर्मली अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करें तो इसका नॉर्मल साइड इफेक्ट क्या होंगे, ब्रोंकियल स्पाज्म, ब्रोंकियल स्पाज्म हो गया, उसके बाद में थ्रोट इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन। देखिए, ब्रोंकियल स्पाज्म का मतलब नैरोविंग होना, ब्रोंकियल स्पाज्म का मतलब होता है नैरोविंग, नैरोविंग ऑफ द ब्रोंकियल, ब्रोंकियल। ठीक है, थ्रोट इरिटेशन का मतलब होता है इरिटेशन होना, कफिंग आना, बार बार कफ होना, ये इसकी वजह से थोड़ा बहुत कफ बढ़ सकता है, तो कफिंग, इंक्रीज कफिंग। ठीक है, और क्या हो सकता है, कुछ रेयरली कंडीशंस के अंदर, रेयर कंडीशंस, रेयर का मतलब हो गया कि बहुत कम देखने को मिलता है, इसमें क्या हो सकता है, नेजल कंजेशन देखने को मिल सकता है, नेजल कंजेशन, नेजल कंजेशन देखने को मिल सकता है, और हेडेक देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है, डिजीनेस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत चक्कर वगैरह, डिजीनेस देखने को मिल सकता है, डिजीनेस हो गया, रैशेज हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो ये कुछ कंडीशंस के अंदर, हम रेयरली कंडीशंस के अंदर ये कुछ इसके साइड इफेक्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसको, ये जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हम किस किस चीज के अंदर यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में, क्योंकि हम उन्हीं की ड्रग पढ़ रहे हैं, ब्रोंकियल अस्थमा की ड्रग पढ़ रहे हैं। तो ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर ये सबसे पहले इंपॉर्टेंटली यूज होता है। तो ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा में इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं COPD, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो इसके अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर, एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब होता है जैसे हमारे नोज के थ्रू डस्ट वगैरह की वजह से एलर्जी रहती है, उसकी वजह से नोज, रनिंग नोज होने लग जाते हैं, रनिंग नोज होने लग जाता है, मतलब नाक बहना चालू हो जाता है। उस कंडीशंस के अंदर भी हम सोडियम क्रोमोग्लाइकेट का जो नेजल स्प्रे है वो यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके साथ साथ में हम
एलर्जिक कंजेशंस वगैरह के अंदर यूज कर ही सकते हैं, और ब्रोंकियल अस्थमा की हमने बात कर ली है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। और एक कंडीशन और मैंने बताई थी जो आईज इन्फेक्शन है, तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस कंडीशंस होती है उसके अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमने एक यूज के रूप में हमने बता दिया कि ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने सोडियम ब्रोमोग्लाइकेट के आज जो मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग ड्रग्स हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। एक ड्रग और है इसके अंदर जो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोडियम ब्रोमोग्लाइकेट की तरह ही काम करती है, ठीक है। और उसके अंदर वो सिर्फ ओरली ड्रग्स देते हैं, उसका ओरल रूट होता है, सिर्फ उसका रूट चेंज होता है, बाकी सेम कंडीशन से अकर होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। आपको मेरी क्लास समझ आ रही है? मैं फार्माकोलॉजी के अंदर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आई होप आपको मेरी क्लासेस बहुत पसंद आ रही हैं। थैंक यू सो मच।